1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि चाहे उन्होंने राजाओं और नवाबों को बेताज करके संधि शासक बना लिया हो, लेकिन वे भारत के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह नहीं समझ पाए। अतः उन्होंने सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में सूचना एकत्र करने हेतु पहली बार 1871 से भारतीय जातियों, जनजातियों और धर्मों की जनगणना शुरू की। इस प्रयास में कठिन व दुर्गम क्षेत्रों से जनजातियों के बारे में वर्गीकृत सूचना प्राप्त की। इसके हर 10 वर्ष बाद जनगणना की गई। 1891 की जनगणना रिपोर्ट में जनगणना आयुक्त J.A. बेनेस ने जनजातियों को उनके परंपरागत व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया और उनकी जनसंख्या लगभग 1.6 करोड़ अनुमानित की गई। 1901, 1911 और 1921 की जनगणना रिपोर्टों में जनजातियों को प्रकृतिवादी वर्गीकरण करके उनकी जनसंख्या 1.8 करोड़ अनुमानित की गई। 1931 और 1941 की जनगणना रिपोर्टों में उन्हें अलग जनजातीय धर्म मानने वाली जनजातियां कहा गया तथा उनकी कुल जनसंख्या 2.47 करोड़ अनुमानित की गई। 1947 में आजादी के साथ देश विभाजन के बाद संवैधानिक जनसंख्या निर्धारण आदेश 1950 के अनुसार जनजाति जनसंख्या 1941 में उल्लिखित 2.47 करोड़ से घटकर 1.79 करोड़ रह गई। 1951 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1.91 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.36% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की 121 करोड़ जनसंख्या का 8.6% है। 2021 में जनगणना नहीं होने से जनजाति आबादी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि दर देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। राज्यवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परिशिष्ट 1 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 1950 से जारी राष्ट्रपति के विभिन्न आदेशों द्वारा 755 जनजातियों, उप जनजातियां इससे अधिक हैं, को निम्नलिखित 27 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। संघ शासित क्षेत्र: लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन दीव। 2 राज्यों पंजाब, हरियाणा एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इन 3 संघ शासित क्षेत्रों में केंद्र की सरकारी एवं अर्धसरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देश की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण वैधानिक रूप से उपलब्ध है। अनुसूचित जनजातियों की 83% जनसंख्या मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में, 12% पूर्वोत्तर राज्यों में और 5% अन्य राज्यों में केंद्रित है। देश में भील, गोंड, संथाल, उरांव, मीना, मुंडा एवं खोंड 7 प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। देश में अनुसूचित जनजातियों द्वारा 100 से अधिक अपनी भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ संरक्षण अभाव में विलुप्त होने के कगार पर हैं। जबकि नेपाली एवं संस्कृत जैसी बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन लाखों आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भीली, गोंडी और मुंडारी भाषाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। अब इनको सम्मिलित करके सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। अभी संथाली और बोडो भाषाओं को ही शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में जनजाति जनसंख्या के प्रतिशतवार संकेंद्रण को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. 60 से 95, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। 2. 20 से 35%, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। 3. 10 से 15%, गुजरात, राजस्थान, असम, गोवा, लद्दाख, दमन दीव। 4. 5 से 10%, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल,
कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 5% से कम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल। अंतर्राज्यीय प्रतिबंध। यद्यपि 1976 से राज्य के भीतर अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध अभी जारी है। अनुसूचित जनजातियों की मान्यता राज्य विशेष से संबंधित है। किसी राज्य विशेष में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति केवल उसी राज्य में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए पात्र है, अन्य राज्यों के लिए नहीं। इस व्यवस्था के गुण व दोष दोनों हैं। इसका मुख्य गुण यह है कि यह जनजातियों के हितों की उनके अपने राज्य के भीतर रक्षा करता है। अन्यथा किसी राज्य की उन्नत जनजातियों के लोग अन्य राज्यों में प्रव्रजन कर स्थानीय जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं व लाभों से वंचित कर सकते हैं। इसका मुख्य दोष यह है कि यह जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के परिक्षेत्र को केवल उनके राज्य तक ही सीमित रखता है। यदि किसी विशेष पदों के लिए निर्धारित योग्यता वाले जनजातीय व्यक्ति किसी विशेष राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो वे अंतर्राज्यीय प्रतिबंधन के कारण अवसर खो बैठते हैं। यह विषय की समीक्षा पर विचार किया जाए। जनजातीय जनसंख्या का ग्रामीण शहरी विभाजन। अनुसूचित जनजातियों की 93% आबादी गांवों, दुर्गम पहाड़ी तथा वनों में रहती है और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते हुए नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। केवल 7% शहरी क्षेत्रों में रहती है, लेकिन भेदभाव के चलते अपेक्षित विकास से दूर है। विशेष असुरक्षित जनजातीय समूह, आदिम जनजाति समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार 14 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में फैले 75 आदिम जनजातीय समूह आज भी मानवीय विकास के निम्नतम स्तर पर होने के कारण विशेष असुरक्षित समूह माने गए हैं। इनके विकास के लिए भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्यों को करोड़ों रुपयों की विशेष केंद्रीय सहायता हर साल 100% आधार पर दी जाती है। लेकिन दुख की बात है, भ्रष्टाचार के चलते इन समूहों की बुनियादी सुविधाओं एवं आर्थिक हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इनके सुरक्षा और विकास हेतु इनके पारंपरिक व्यवसायों में आधुनिकता का सावधानी से समावेश किया जाए। इनके छात्रावासों तथा आंगनवाड़ियों में रहने तथा खाने की ठीक व्यवस्था हो। इनके स्कूलों में इनकी भाषा जानने वाले शिक्षक नियुक्त किए जाएं और इनके स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी एक निष्पक्ष कमेटी द्वारा की जाए।